और बच्चों कैसे हैं आप लोग? मिजाज ठीक है, खैरियत से है? चलिए, फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 लेक्चर 8। ठीक है, आज बेटा कैपेसिटेंस की बात करेंगे। कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं और आईआईटी में मेंस इवन एडवांस में भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस। तो ये समझ लीजिए बेटा, इसका जो सिंपल सा वर्ड कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटी से निकला हुआ है। ठीक है, कैपेसिटी यानी किसकी कैपेसिटी? एक कंडक्टर की। रिगार्डिंग व्हाट? किसके रिगार्डिंग? चार्ज होल्ड के, यानी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। बेटा जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है कंडक्टर की इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। जैसे हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें, जैसे एक बकेट है मेरे पास, ये बेटा एक बकेट है, एक बाल्टी है। इसकी जो कैपेसिटी मार्केट में मुझे मिली तो पता चला कि 20 लीटर इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर इसमें पानी भरना चालू कर दूं, एग्जैक्ट 20 लीटर आ जाएगा और 20 लीटर से एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी होगी, ओवरफ्लो कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। कैपेसिटी का ये मतलब होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां पर जो मैं पानी यहां पर डाल रहा हूं, मेरी बात पे बिल्कुल गौर करिएगा, मैं इससे रिलेट कर दूंगा सब चीजें। ठीक है, अब मैंने बकेट के अंदर पानी डाला, पानी फुल हो गया बिल्कुल, और 20 लीटर एग्जैक्ट आ गया, एक्स्ट्रा ड्रॉप बाहर निकल गई, ओवरफ्लो कर गई। ठीक है, अब मैंने बाल्टी को खाली कर दिया। अब बाल्टी को यहां पे बकेट को क्या कर देते हैं? खाली कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी बकेट। अब मैंने कहा कि अब कैपेसिटी क्या है? अब कैपेसिटी बताइए। यहां पर सेम बकेट है, अभी पानी भरा 20 लीटर, अब अभी भी बेटा स्टिल कैपेसिटी 20 लीटर, कैपेसिटी 20 लीटर है। ठीक है, तो यही बात हम कंडक्टर में करते हैं कि भाई कंडक्टर पे चार्ज हो या ना हो। ठीक है, तो कैपेसिटी हम इंडिकेट करते हैं और चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अभी और बात करेंगे, रिलेट करेंगे, कंसेप्ट रिलेट करेंगे इसमें। ठीक है, अब जैसे बेटा अगर मैं मैथमेटिकली अपनी बात को इंडिकेट करूं कि कैपेसिटेंस होता क्या है, फिजिक्स में हमेशा फिजिकल पैरामीटर दो तरीके से या फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। पहले तो सिग्निफिकेंस कि फिजिक्स में क्या फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो ये मैंने बता दिया, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब डेफिनेशन जो बनती है हमेशा फॉर्मूला से बनती है, तो मैं डेफिनेशन निकालने जा रहा हूं कैपेसिटेंस की। ठीक है बेटा, मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने इस कंडक्टर को चार्ज दिया। अब इस कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चार्ज देने पर ये सुपरफिशियल सरफेस पर बाहर रिजाइड करता है, ये चार्ज आ गया। क्यू चार्ज जैसे ही दिया ये सरफेस पर आ गया और एक पोटेंशियल पैदा हो गया, एक पोटेंशियल पैदा हुआ। अब मैंने चार्ज को और बढ़ा दिया तो पोटेंशियल भी बढ़ गया, चार्ज को और ज्यादा कर दिया, पोटेंशियल भी बढ़ गया। इसका मतलब जो है वो ये है कि भाई जो चार्ज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल राइज, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। चार्ज जितना ज्यादा रख देंगे पोटेंशियल उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एज यूजुअल व्हेन दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज रिमूव्ड वी पुट साइन ऑफ इज इक्वल टू विद अ कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट सी लगा दिया। दिस सी इज कैपेसिटेंस। सी क्या है बच्चों? कैपेसिटेंस है। सी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सी को क्या बोलेंगे? दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैपेसिटेंस कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन बनाए, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सर सिंपली मैं कह सकता हूं कि भाई चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू राइज इन इट्स पोटेंशियल।
दिस रेशियो इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। बेटा कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर क्या हो गया? हेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, या लिखूं मैं द चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज given to a conductor to rise in potential। भाई चार्ज देंगे कंडक्टर तो उसका पोटेंशियल राइज अप होगा। द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर टू राइज इन पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इसी को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बोलेंगे। तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पर इसको डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर जैसे चार्ज हो गया, चार्ज जैसे यहां पर बकेट के अंदर जो बकेट है, जैसे यहां पर चार्ज है कंडक्टर का, वैसे बकेट का पानी हो गया, तो पानी इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज। अब यहां जो पोटेंशियल है, यहां पोटेंशियल का काम कौन कर रहा है? लेवल ऑफ वाटर। जो यहां पर लेवल होगा, लेवल ऑफ वाटर जो होगा, इट इज लाइक द पोटेंशियल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लेवल को बताता है पोटेंशियल, कंडक्टर का इलेक्ट्रिक लेवल क्या है। तो यहां जो पानी का लेवल है वो एक तरीके से पोटेंशियल हो गया, चार्ज जो हो गया अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, और जो बेटा कैपेसिटेंस है वो इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं माय क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये कहूं कि C डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर? जो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? दिमाग में एकदम स्ट्राइक करेगा कि सर Q पर डिपेंड कर रहा है, V पर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले में दिख रहा है, फॉर्मूला बता रहा है कि भाई C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो C Q पर डिपेंड कर रहा है और V पर डिपेंड कर रहा है। अब मैं यहां आता हूं, जो कैपेसिटी 20 लीटर है, क्या 20 लीटर अमाउंट ऑफ वाटर और लेवल ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रही है? सोच के बोलिए, क्या कैपेसिटी ऑफ दिस बकेट, ठीक है, जो कैपेसिटी ऑफ दिस बकेट, क्या अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बकेट एंड लेवल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बकेट पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है बेटा। ये चाहे, जब तो मैंने कहा कि चाहे ये भर दो या खाली कर दो, कैपेसिटी 20 लीटर। ऐसे ही चार्ज है या नहीं, कंडक्टर की कैपेसिटी तो फिक्स है, चार्ज हो या ना हो, ठीक है बेटा। यहां पे जो कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड, अगर मैं आधा भर देता हूं, ये आधा भर दिया मैंने, तो कैपेसिटी विल नॉट बी चेंज, लेवल आधा हो गया। चार्ज आधा करना, आधा भरने से पानी आधा भरा मैंने, तो लेवल आधा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अमाउंट ऑफ वाटर जो है, यानी ये कैपेसिटी को चेंज नहीं कर रहा, ना लेवल ऑफ वाटर जो है कैपेसिटी को चेंज नहीं कर रहा। इसी तरीके से पोटेंशियल और Q, इन पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं कर रहा है। वैसे भी आप देखिए कि अगर मैं चार्ज को डबल कर दूं, बेटा यहां पे चार्ज को डबल कर दूं, जैसे ही चार्ज को डबल कर दूंगा, Q and V are proportional to each other. When charge becomes double, तो potential will also be double. 2 and 2 cancel out. C remains the same, Q upon V. बेटा अगर मैं 3 गुना कर दूं 3Q, तो पोटेंशियल भी 3V हो जाएगा। अगेन 3 and 3 कैंसिल आउट। मैं आधा कर दूं Q upon 2, V upon 2, 2 and हाफ फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए बेटा C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q and V। तो बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि C जो है किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि ये बात ग्राफ प्लॉटिंग में पूछी जाती है, ठीक है। इवन कंपटीशन में भी ये पूछी जा सकती है कि भाई अभी बताते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो C डज नॉट डिपेंड अपॉन, C डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर 1
अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी क्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नंबर 2 पोटेंशियल, पोटेंशियल V, Q और V पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो बेटा, ग्राफ ऐसे कहे कि भाई एक कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस C और चार्ज, इसका ग्राफ खींचिए। अब आराम से खींच लेंगे, अब समझ में आ गया आपके कि भाई C जो है इज इंडिपेंडेंट, C Q पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो वी विल हैव, भाई C कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू Q, Q आप बढ़ाते जाइए, C विल रिमेन द सेम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है बेटा ये। नाउ ऐसे ही मैं दूसरा, ये देख लू नीचे वाला पॉइंट आ रहा है कि नहीं। ठीक है यार, अब बेटा यहां पे C और O, अब मैं यहां पर V के साथ प्लॉटिंग करूं, V के साथ प्लॉटिंग करें C और V, तो C is independent of V. Again we have a straight line parallel to horizontal axis, यानी parallel to V axis. वोल्टेज के बेटा यानी यहां पर ये कैसा आ जाएगा ग्राफ, पैरेलल आ जाएगा वोल्टेज एक्सिस के, यानी कांस्टेंट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, हाँ अगर मैं ऐसे ग्राफ करता कि भाई अगर मैं Q वर्सेस V ग्राफ खींचूं, जैसे कि यहां पर, इसको हटा देते हैं, अब देखो जैसे मैं खींच रहा हूं ग्राफ, 1 मार्क का, बोर्ड में बहुत आया है 1 मार्क का, भाई यहां पर Q वर्सेस V, Q वर्सेस V, आपने देखा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर अ कंडक्टर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वोल्टेज और पोटेंशियल। ठीक है, तो बेटा यहां पे Q अगर मैं खींचूंगा, व्हेन देयर इज नो चार्ज पोटेंशियल इज 0, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन and we have a straight line, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी क्योंकि Q is directly proportional to V। अब मैं ये कहूं कि भाई स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगी, स्लोप क्या होगा, स्लोप हमेशा टेंजेंट यानी इसका झुकाव, ढलान। ठीक है, अगर मैं यहां पर ये पॉइंट मान लूं, यदि ये पॉइंट A मान लेता हूं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये पॉइंट B हो गया। ठीक है, ये एंगल थीटा एज्यूम कर लिया, तो स्लोप क्या हो गया बेटा इसके अंदर, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर AB एंड बेस OB। बेटा AB पर कौन है, AB किसको इंडिकेट कर रहा है, चार्ज के अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है, यानी एक तरीके से चार्ज के अमाउंट को इंडिकेट करता है। और OB किसको इंडिकेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन है, पोटेंशियल है, V को इंडिकेट कर रहा है, तो Q अपॉन V इज C। तो ये क्या आ गया, इसका स्लोप इज इक्वल टू C। इसका स्लोप बेटा इसके कैपेसिटेंस को इंडिकेट करेगा। तो इस पर बोर्ड तमाम बार क्वेश्चन इंडिकेट कर चुका है। कैसे क्वेश्चन इंडिकेट करता है बोर्ड, जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन, Q वर्सेस V, ओरिजिन, वी हैव 2 कंडक्टर A एंड B। बेटा A एंड B 2 कंडक्टर है, कह रहा है विच कंडक्टर हैज मोर कैपेसिटेंस, विच कंडक्टर हैज मोर कैपेसिटेंस, विच कंडक्टर हैज मोर कैपेसिटेंस, विच कंडक्टर हैज मोर कैपेसिटेंस। भाई किस कंडक्टर का, ये थोड़ा और क्लियर कर दूं, अब देखो यहां पर सीधी सी बात है कि भाई A और B, इसका स्लोप देखिए, ये स्लोप, ये एंगल, ये स्लोप, भाई ये लाइन स्लोप B का स्लोप कम है, A का स्लोप ज्यादा है, ज्यादा ढलान है इस पे। ये मान लो θ1, θA मान लो, और ये θB मान लो। θA जो है θB से
बड़ा है, ज्यादा स्लोप है। ठीक है, स्लोप क्या बता रहा है? स्लोप इंडिकेट कर रहा है Q वर्सेस V के ग्राफ में स्लोप रिप्रेजेंट C को इंडिकेट कर रहा है ना। और स्लोप किसका ज्यादा है भाई? स्लोप थीटा ए ज्यादा है, इसलिए जो स्लोप ज्यादा होगा किसका? स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। जो ए का स्लोप होगा बी के स्लोप से ज्यादा होगा। स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है? सी को इंडिकेट कर रहा है। हेंस कैपेसिटेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ बी। ए का कैपेसिटेंस बी के कैपेसिटेंस से बड़ा होगा। तो इस तरीके से बेटा यह सवाल करते। अब कभी कभी ऐसा भी कर देता है, इसमें Q को जो है V ये कर दिया, Q ये कर दिया, सेम क्वेश्चन बना लिया A और B। अब देखो यहां पर Q नीचे है, V ऊपर है। अब स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ, स्लोप क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। तो इस केस में अगर स्लोप ज्यादा है तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए इन दिस केस विल बी लेसर देन दैट ऑफ बी। तो ऐसे क्वेश्चन है बेटा, इन पे बारीकी से निगाह बना के रखिए, डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, नाउ बेटा बात करते हैं जो कैपेसिटेंस है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटेंस बेटा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं। नंबर 1 कि भाई जैसे अगर बकेट का, फॉर एग्जांपल बकेट का कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, ठीक है, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, बकेट जितनी बड़ी साइज की होगी उसमें ज्यादा वाटर आएगा, कैपेसिटी ज्यादा होगी। सेम बेटा यहां पर अगर कंडक्टर का साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा उस पर चार्ज होल्ड करेगा, उतना ही मैक्सिमम चार्ज कैन बी पुट ऑन द कंडक्टर। तो सबसे पहले साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर का शेप साइज अगर बदलेगा तो कैपेसिटेंस भी बदल जाएगा। ठीक है। नंबर 2, भाई उसके सराउंडिंग कोई मीडियम है, यानी वो किसी इंसुलेटिंग मीडियम में रखा है। ठीक है, किस मीडियम में रखा है? तो जो सराउंडिंग मीडियम है ये भी कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है। सराउंडिंग मीडियम, ध्यान रखिए बेटा, सराउंडिंग मीडियम, अगर कोई इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, अगर हमारा कंडक्टर, ठीक है, एक इंसुलेटिंग मीडियम में रख दिया गया है तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इंक्रीज हो जाएगा। तो सराउंडिंग मीडियम में, इसलिए यहां कहा जा रहा है इट डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम। इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड in the dielectric medium, यानी डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटिंग। इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस कि कोई कंडक्टर है, उसके आसपास कोई चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी रखी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नंबर 3 यानी डिपेंड्स अपॉन द presence of a charged or uncharged body nearby it, यानी उसके आसपास कोई चार्ज या अनचार्ज बॉडी रखी है, तो कैपेसिटेंस इन पैरामीटर पे बेटा डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ अब एसआई यूनिट फॉर कैपेसिटेंस की बात करते हैं।
एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट? कैपेसिटेंस का। अभी हमने लिखा Q इज इक्वल टू C इंटू V, है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बेटा एसआई यूनिट फॉर चार्ज कूलम हो गया, ये कूलम हो गया एसआई यूनिट, और फॉर वोल्टेज और पोटेंशियल इट इज वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड 1 फेराड। इसको हम क्या बोलते हैं? 1 फेराड। तो बेटा इसका जो एसआई यूनिट है वो 1 फेराड होता है। 1 फेराड यानी कि मैं सिंबल अगर लिखना चाहता हूं 1F इज इक्वल टू 1C ओवर 1V। और ये जान लीजिए 1 फेराड जो है बड़ा यूनिट है, वेरी लार्ज यूनिट। ये बहुत बड़ा यूनिट है बेटा, वेरी लार्ज यूनिट। देख लो ये आ रहा है कि नहीं, वेरी लार्ज यूनिट। ठीक है, तो बेटा जो 1 फेराड है ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए छोटे छोटे यूनिट खूब यूज करते हैं और बहुत छोटे यूनिट यूज करते हैं खूब। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेटा जो पिको फेराड होता है, 1 पिको फेराड, बहुत ज्यादा जो मदरबोर्ड के अंदर जो कैपेसिटेंस बना दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनका जनरली जो कैपेसिटेंस होता है पिको फेराड, एंड 1 पिको फेराड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -12 फेराड। ये हो गया, तो 1 पिको फेराड हो गया। 1 माइक्रो फेराड, 1 माइक्रो फेराड दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -6 फेराड। तो छोटे छोटे वैल्यूज खूब यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, ना अब बात करते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखो उससे ये बात भी वेरीफाई हो जाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज, डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग मीडियम। वो हम फॉर्मूले से इंडिकेट कर सकते हैं। अब कैपेसिटेंस ऑफ a spherical कंडक्टर। बेटा स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैपेसिटेंस मींस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है बेटा, यहां पर एक स्फेरिकल कंडक्टर ये हो गया, इसका रेडियस यहां बना देते हैं। ये सेंटर हो गया, रेडियस R हो गया, ये स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया मैंने। ठीक है, अब जैसे मैं इसे Q चार्ज देता हूं, जो Q चार्ज दूंगा ये बेटा इसके आउटर सरफेस पर रिजाइड करेगा, ये आउटर सरफेस पर रिजाइड करेगा, एक पोटेंशियल पैदा होगा। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूं बेटा कि यहां से जैसे अगर जो फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो ये चल रही होंगी, पूरा यहां पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ये परपेंडिकुलर, कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाऊं इन फील्ड लाइंस को, तो ये सब कहां मिलेंगे? सेंटर पर मिलेंगे। जैसे कि ये बेटा जो फील्ड लाइंस होंगी, अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊं सभी फील्ड लाइंस को, तो ये कहां मिल जाएंगे? ये कहां मिल जाएंगी? ये सारी की सारी इस सेंटर O पर मिल जाएंगी। तो ऐसा लगेगा, मान लो सारा का सारा चार्ज Q सेंटर पर रखा है, पॉइंट चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक लाइन जो फील्ड लाइंस होती है उनको ओरिजिनेट करेगा बाहर की तरफ। सारा का सारा चार्ज एज्यूम्ड टू बी कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, तो उस टाइम इसका पोटेंशियल, अगर चार्ज यहां सेंटर्ड है तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कितना होगा? V इज इक्वल टू, सिंपली डिस्टेंस कितना हो गया यहां से तक? R, इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस R। ये पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो बेटा यहां पे जो Q चार्ज देने से पोटेंशियल V राइज हुआ, उसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। वैल्यू कैसे निकाली? कि मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली, ये सभी फील्ड लाइन, ये हमारा जो सरफेस है कंडक्टर का इक्विपोटेंशियल है, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, सभी परपेंडिकुलर फील्ड लाइन को स्फीयर से
बैकवर्ड डायरेक्शन में जोड़ते हुए बढ़ाते चले, बैकवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ, तो ये सब सेंटर पे मिल जाएंगे। तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि सारा का गिवन चार्ज जो है, गिवन चार्ज टू द कंडक्टर इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, सेंटर ऊपर मौजूद है, तो पोटेंशियल निकालना आसान हो जाएगा। तब बेटा r दूरी पर, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q ओवर r। बस अब कैपेसिटेंस के कंसेप्ट पे आ जाइए, Q अपॉन V। तो Q अपॉन V, V इज, ये वैल्यू चिपकाइए यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। Q एंड Q कैंसिल आउट, बेटा ये सारा का सारा कहां आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर मेरे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अगर बेटा यहां पे अभी तो ये वैक्यूम अंडरस्टूड है कि वैक्यूम में रखा है, फ्री स्पेस में रखा है, अगर मैं इसे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दूं, अगर मैं इसे कहां रख दूं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दूं, ये सब डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद है, ये सब डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जब हम कूलम में फोर्स कर रहे थे, कूलम्स लॉ, तो बेटा मैंने एक टर्म यूज किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो डाइलेक्ट्रिक का पैरामीटर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर होता है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है बेटा मीडियम की, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, एंड इट्स वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -12, ठीक है। याद करिए इसकी वैल्यू, ऐसा यूनिट मैंने जब मैंने बोला था तब भी बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तब भी इस बात को कहा था कि 1 मार्क में इसका ऐसा यूनिट बहुत पूछा जाता है। यानी याद रखिए, देखो कैसे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा एप्सिलॉन नॉट का लिखना है मुझे, एप्सिलॉन नॉट यहां लिख दीजिए, फोर्स यहां लिख दीजिए, ये हो गया। तो कूलम 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 स्क्वायर, F न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट हो गया, और वैल्यू कितनी हो गई 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, ठीक है। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भाई, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट सेम यूनिट है, तो इसका मतलब K हैज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा अगर मैं यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं, तो एप्सिलॉन आई कैन राइट एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब मैंने यहां पर इस स्फीयर को, इस गोले को कहां रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो मुझे डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी लेना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू, अब चूंकि मीडियम है तो मैं CM लिख देता हूं यहां पर, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, डायलेक्ट विद कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, CM, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन आई कैन राइट K एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R, ये हो गया। तो बेटा यहां पे K बाहर निकाल दो, K इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो बेटा ये वाला कैपेसिटेंस है C इन एयर, चाहे तो मैं ये भी नॉट भी मार्क कर दूं कि भाई C नॉट यानी एयर के लिए, जब एयर या वैक्यूम मौजूद है तो कैपेसिटेंस C नॉट है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R C नॉट के बराबर, तो इट इज K इंटू C नॉट। तो बेटा कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स या K टाइम्स। तो जैसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इस गोले को रखा जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाएगा। तो डिपेंड किस किस पे करा, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, देखो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पर डिपेंड कर रहा है, आ गया रेडियस, साइज का पैरामीटर आ गया, ठीक है, सराउंडिंग मीडियम आ गया, कि भाई ये सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखेंगे। इस पर एक चीज और ध्यान रख लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन के भाई अगर मैं आपको एज्यूम कर लूं परफेक्ट स्फीयर, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ assuming it as perfect sphere and radius of earth is given 6400 किलोमीटर। जो बेटा रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर है, ठीक है। या मीटर के अंदर क्या लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर ना। अब देखो जब कोई मीडियम की बात नहीं हो रही है तो वैक्यूम या फ्री स्पेस ही माना जाएगा। तो C इज इक्वल टू 4πε0r, ये हो गया। अब मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, अब 4πε0r एकदम देखते ही इसका एकदम याद आ रहा है भाई 4πε0, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होगी। ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। तो अगर मैं ये रेसिप्रोकल कर दूं इसका, तो 4πε0 इसकी वैल्यू क्या हो गई 9 इंटू 10⁹9। तो बस आपको क्या रखना होगा 1/9 इंटू 10⁹9 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहां पर लिख सकता हूं यार। अब देखो यहां इसको थोड़ा सॉल्व करें, 10 यहां से इधर ले लें, 64 हो गया, ये 9 लिखा रहने, यहां 10⁵ रह गए। अब 10⁵ ऊपर जा रहा है माइनस पे, तो 10⁵ -9, ठीक है। अब ये मेरे पास 64/9 इंटू 10⁻⁻4 ये आ गया। तो मैं लिख सकता हूं इसको 63.11 इंटू 10⁻⁻4 इतने बेटा फेराड के बराबर आ गया, इतने फेराड के बराबर आ गया, ठीक है। इसको एक लिखने का तरीका और है, इसको लिखने का तरीका क्या है कि भाई यहां पर मैं क्या करूं 10 का 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड कर दूं। 100 का मल्टीप्लाई करूं यहां पर तो 711 हो गया, 100 का डिवाइड करूंगा तो 10⁻⁻6 फेराड, 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड, 711 माइक्रोफेराड, यानी 711 माइक्रोफेराड। बेटा जो अर्थ का कैपेसिटेंस है 711 माइक्रोफेराड होता है, बिल्कुल इसको रट लीजिए, क्रैम कर लीजिएगा 711 माइक्रोफेराड। लेकिन बेटा प्रैक्टिकली द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली जो कैपेसिटेंस है अर्थ का वो क्या है, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी चार्ज देंगे, वॉट एवर चार्ज गिवन टू द अर्थ इट टेक्स अप, सारा का सारा चार्ज ले लेगा और पोटेंशियल रिमेन्स द जीरो। एकदम बात मेरे जीरो वाली पोटेंशियल की बात आ रही थी कि जीरो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा, कितना भी चार्ज ले ले दे ले कोई नहीं। तो बेटा इसका जो कैपेसिटेंस है ये प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है। मैंने कहा 1 फेराड है बहुत बड़ा है, 1 फेराड बहुत बड़ा है, तो 711 माइक्रोफेराड ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो समझ लो ये इनफाइनाइट कैपेसिटेंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आज इतने ही लेक्चर रखते हैं, ठीक।